Good morning friends, this is me Nikhil Garg. Welcomes you to my channel गोला द ऑलराउंडर अकेडमी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस और उसका ओरिजिनेशन, कि कोरोना वायरस का ओरिजिनेशन कैसे हुआ और कैसे कैसे जब तक इंडिया में वो आया, इंडिया में जब वो हावी हुआ, उससे पहले पहले मतलब मेनली जब चाइना में था, वो चाइना से कैसे कैसे बड़ा, वहाँ पे सिचुएशन कैसे कैसे हुई और WHO ने उसको कैसे टैकल किया है, WHO के कैसे कैसे मेजर्स आए, आज हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और हम इससे रिलेटेड एक सीरीज ला रहे हैं जिसका ये पहला वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारी इकोनॉमी पे कोरोना वायरस का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम कैसे अफेक्ट हुआ है, लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हमारी गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं पहले से, क्या चीज़ें ख़राब हुई हैं। इस तरीके से हम इस सीरीज़ में सब कुछ कवर करने वाले हैं। और जो हमारा आज का है, जैसे मैंने आपको बताया, हम कोरोना वायरस का ओरिजिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं सबसे पहले बताऊँ फ्रेंड्स, तो कोरोना वायरस होता क्या है? ये बहुत सारे वायरसेस की फैमिली होती है और ये ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है, और स्पेशली ये एनिमल से ह्यूमंस में आती है, इसलिए इसको जूनोटिक्स भी कहा जाता है। अब मैं बताऊं, कभी कभी किसी इंसान को नॉर्मल कोल्ड होता है या नॉर्मल खांसी होती है, सूखी खांसी होती है, फीवर होता है, और वो एकदम इलनेस उसके लिए सीवियर होती जाती है, कंडीशन उसकी और ख़राब होती जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कहाँ पाया गया या कहाँ कैसे कैसे ये बढ़ा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वुहान में एक होनन मार्केट है, सी फूड मार्केट। वहाँ के लोगों की तबीयत एकदम से ख़राब होने लगी। अब जब तबीयत ख़राब होने लगी तो एक जैसे सिम्टम्स के बहुत सारे लोग मिलने लगे, और उस वजह से उनके सैंपल्स को, सबके सैंपल्स को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया। अब वहाँ के वायरोलॉजिस्ट ने ये चीज़ कहीं ना कहीं भांप ली थी, इस डेंजर को कहीं ना कहीं भांप लिया था कि ये कितना डेंजर है, कितना ज़्यादा खतरनाक है हमारी ह्यूमन मैनकाइंड के लिए। और उन्होंने अपनी हायर अथॉरिटीज़ को इसके बारे में बताया, लेकिन हायर अथॉरिटीज़ ने उनको ये बोल के चुप करा दिया कि आप डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों में, आप भय फैला रहे हैं, प्लस आप अफवाह फैला रहे हैं, और इससे आनंद फानंद ज़्यादा हो सकता है, इससे लोगों में एकदम से हलचल बढ़ सकती है। तो ये बोल के चुप करा दिया। फ्रेंड्स, ये तो बात थी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर की 2019 की। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2019 में उस टाइम पे एक डॉक्टर ली थे, उनके हॉस्पिटल में एकदम से 7 पेशेंट एक जैसी बीमारी के, निमोनिया स्पेशली जिनको था, वो आए। उनको एक जैसे सिम्टम्स थे, एक जैसी प्रॉब्लम थी। उन्होंने ये चीज़ भांप ली थी कि ये कोई एक बहुत डेंजर वायरस है। और जैसे 2002 में एक वायरस आया था सार्स, जो कि चाइना के ही एक सिटी से ओरिजिनेट हुआ था, और उसका जो फुल फॉर्म था वो था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एक प्रॉब्लम, ये एक वायरस था, ये उस टाइम पे ह्यूमन मैनकाइंड के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया इसने 2002 के आसपास, और इसकी वजह से 800 लोग ऑलमोस्ट मारे गए थे इसकी एक स्पेशलिस्ट वायरस की वजह से। और ऑल ओवर वर्ल्ड 29 कंट्रीज में 8000 के आसपास लोग इससे इसकी चपेट में आए थे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि उस टाइम पे कितना डेंजर था। तो डॉक्टर ली को ऐसा लग रहा था कि उसके जैसा ही कोई एक वायरस है, इसलिए उन्होंने हायर अथॉरिटी को बताया। हायर अथॉरिटीज़ ने उनको भी ये बोल के चुप करा दिया कि आप लोगों में एकदम से डर मत पैदा कीजिए, आप अफवाह मत फैलाइए। तो अब उन्होंने वहाँ से तो वो शांत हो गए, लेकिन उन्होंने अपने एंड पे, अपने पर्सनली एंड पे उन्होंने लोगों का इलाज स्टार्ट किया। अब जब उन्होंने लोगों का इलाज स्टार्ट किया तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये बहुत डेंजर है, और उन्होंने उनको आइसोलेशन में रखा, अलग अलग तरीके से उनको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया। अब मैं आपको एक बात बताऊं फ्रेंड्स, तो उन्होंने इस वायरस के बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट वीचैट पे एक पोस्ट किया, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को और अपने आसपास के जान पहचान वाले लोगों को इससे आगाह कराया कि ये बहुत डेंजर वायरस है और आप हो सके तो इससे बच के रहिए। अब वो जो इनका पोस्ट था उसका स्क्रीनशॉट कुछ ही टाइम में पूरे चाइना में वायरल हो गया। उसके बाद उस चक्कर में चाइनीज अथॉरिटी ने इनसे लिखित में माफीनामा मांगा और इनको लिख के देना पड़ा कि ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मेरे को ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इनकी फर्स्ट वीक में कोरोना वायरस की वजह से ही डेथ हो गई। अब फ्रेंड्स, ये तो हुई बात डॉक्टर ली की। अब मैं आपको एक थोड़ा सा साइंटिफिक एक चीज बताना चाहूंगा एक रिसर्च के बारे में। 2013 में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने चाइना में ही एक रिसर्च किया था और उसमें उन्होंने पाया कि
एक वायरस के ऊपर वो रिसर्च था और उस वायरस के जो जेनेटिक सीक्वेंस था और जो कोरोना वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस है वो 96% सेम है। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जो 2013 में 2013 में जो एक वायरस की एक रिसर्च हुई थी और जो ये है इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 96% जेनेटिक सीक्वेंस जो कि किसी भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी चीज में वो सेम है। अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ कुछ साइंटिस्ट की जो कि साउथ चाइना टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है, जो वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। उनका ऐसा मानना था कि जो वायरस है ये सी फूड मार्केट से नहीं बल्कि वहाँ की लैब से उत्पन्न हुआ है। एक वहीं पास में ही एक लैब है जहाँ पर एनिमल्स के ऊपर ट्रायल किए जाते हैं, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है और बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स वहाँ पर रखे गए हैं और अलग अलग तरीके की 600 के अराउंड बैट्स वहाँ पर रखे गए हैं। तो ये उनका मानना है कि ये वायरस वहाँ से उत्पन्न हुआ है। अब फ्रेंड्स एक अमेरिकन सांसद हैं टॉम कॉटन, उन्होंने उस टाइम पे दावा किया कि ये जो वायरस है मार्केट से नहीं बल्कि वहाँ की लैबोरेटरी से जनरेट किया गया है। अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ कि कैसे कैसे बढ़ा। तो चाइना के बाद मेनली इसका जो प्रकोप था वो ईरान और इटली में हुआ। एकदम से वहां पे स्पाइक्स ऑफ केसेस हुए, एकदम से वहां पे केसेस बढ़ने लगे। अब इसको एक नाम और दिया गया SARS-CoV-2। जैसे मैंने आपको सार्स का फुल फॉर्म बताया था, फीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और CoV-2 का मतलब कोरोना वायरस 2। इस तरीके से इसको SARS-2 का नाम भी दिया गया है। और अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ कि WHO ने इसको कैसे हैंडल किया और अलग अलग टाइम पे उनकी कैसे कैसे गाइडलाइंस है, उनकी टाइमलाइन जो WHO की अपनी वो कैसे कैसे धीरे धीरे बदलती गई या काम कर रही थी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले 31 दिसंबर को वहां की जो वुहान की जो म्युनिसिपल हेल्थ कमीशन है उन्होंने क्लस्टर ऑफ केसेस को रिपोर्ट कराया WHO में कि उनको निमोनिया है, मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम है। उस टाइम पे WHO को थोड़ा सा डेंजर लगा और उन्होंने 3 लेवल कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया। 3 लेवल में सबसे ऊपर हेडक्वार्टर, उसके बाद रीजनल हेडक्वार्टर, उसके बाद कंट्री लेवल। इस तरीके से उन्होंने इस कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया। अब मैंने आपको जैसे बताया अलग अलग क्लस्टर ऑफ केसेस मिले। अब वहां पर एक चीज और हुई फ्रेंड्स कि रिपोर्टेड नहीं है लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स का ऐसा बोलना है, ऐसा मानना है कि 1 जनवरी को इस प्रॉब्लम की वजह से वुहान मार्केट को पूरा बंद कर दिया गया था और वहां पर कंप्लीट सैनिटाइजेशन का वर्क हुआ था। ये कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं है ऑफिशियल, बट ऐसा माना जाता है। उसके फ्रेंड्स मैं बताऊं तो 4 जनवरी को चाइना के अंदर फर्स्ट डेथ रिपोर्ट हुई। उसके बाद ये चीज चाइना ने डिटरमाइन की और WHO को बताया इसके बारे में कि ये वायरस जो है ये कोरोना वायरस है। इस तरीके से वो चीजें बढ़ती गई। उसके बाद मैं आपको फ्रेंड्स बताऊं तो मतलब 10 जनवरी के आसपास WHO ने एक टेक्निकल गाइडलाइंस इशू की कि हमको कैसे कैसे बचना है या उस वायरस को डिटेक्ट कैसे करना है कि किसी इंसान में वो है या नहीं। एक टेम्परेरी की कि एक बार वो चीज स्टार्ट हो, फिर वहां पर WHO में भी रिसर्च स्टार्ट थी इसकी चीज के लेकर। 13 जनवरी को फ्रेंड्स चाइना के बाहर पहला केस और थाईलैंड के अंदर पहला केस डिटेक्ट हुआ, जो कि वुहान से ही एक इंसान थाईलैंड गया था और उसको कोरोना वायरस मिला। उसके फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं 14 जनवरी को 41 केसेस रजिस्टर्ड हुए कोरोना वायरस के। उसके बाद फ्रेंड्स 16 जनवरी को जापान में भी पहला केस मिला और जो जापान में केस मिला वो इंसान भी वुहान से ही होकर आया था। उसका 19 जनवरी को WHO ने बताया कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है इसका, लोगों से मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में भी ये बढ़ सकता है। उसके बाद वुहान को जो वहाँ की मार्केट थी या पूरे वुहान सिटी को लॉकडाउन कर दिया गया। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो वुहान की ऑलमोस्ट 11 मिलियन के आसपास टोटल पॉपुलेशन है, उसको पूरी को लॉकडाउन में मतलब उसके बाद डाला गया इतनी इस पूरे सिचुएशन के बाद। उसके बाद 30 जनवरी तक टोटल 7,818 केस रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ केसेस सिर्फ चाइना के थे। अदर्स 82 केसेस अलग अलग 18 कंट्रीज में रजिस्टर्ड हुए। उसके बाद फ्रेंड्स 4 फरवरी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट टाइम UN की जो जितनी भी मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ एक मीटिंग की और उसमें उनको बताया कि अभी ये जो मेनली वायरस है, ये जो डेडली वायरस है, ये अभी मेनली चाइना में है। अभी इसको देश दुनिया भर में फैलने में टाइम लग रहा है और हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हम अभी इससे बचने के जो काम है वो हम कर सकते हैं।
और उसके बाद अलग अलग गवर्नमेंट्स ने भी अपने अपने काम स्टार्ट कर दिए। उसके फ्रेंड्स मैं अगर आपको बताऊं तो इसको कोविड-19 भी बोला जाता है, कोरोना वायरस 2019। ये नाम जो है WHO द्वारा 11 फैब को दिया गया है इसको। उसके फ्रेंड्स WHO ने 14 फैब के अराउंड एक गाइडलाइंस इशू की, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो वायरस है इससे हमें बचना कैसे कैसे। और ये जो वायरस की जो गाइडलाइंस थी, ये इबोला एक पहले वायरस आया था, प्लस जैसे सार्स का मैंने आपको बताया, उसके ऊपर बेस थी कि हमने उस टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लिए और हम कैसे कैसे इससे भी बच सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सार्स या 2013 में जो वायरस मिला था, ये सारे, या कोरोना वायरस भी ऐसा बोला जाता है कि बैट से मिला है। और जो 2013 में एक वायरस के ऊपर रिसर्च की गई थी, वो बैट से मिला हुआ वायरस था, और उसके और कोरोना वायरस के जेनेटिक जो सीक्वेंस था वो 96% मैच कर रहा है। उसके बाद WHO ने फ्रेंड्स 27 फैब को एक रैशनल यूज ऑफ PPE किट, PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे अभी आपने इंडिया में भी देखा होगा कि अलग अलग जैसे डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं वो अपना पूरा एक ड्रेस पहन के रखते हैं अपने आप को पूरा सेफ गार्ड करने के लिए, उसको PPE किट बोला जाता है। और 27 फैब को WHO ने एक गाइडेंस इशू की, उसमें बोला कि हमको रैशनल यूज़ करना है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इसकी कमी होने लग गई थी। अब धीरे धीरे जैसे सिचुएशन और भयंकर होती जा रही थी, चाइना में होती जा रही थी, चाइना को ही लॉकडाउन किया जा रहा था। और जैसे जो इसकी PPE किट्स की जो मेनली मैन्युफैक्चरिंग थी वो चाइना में थी, चाइना मेन हब हुआ करता था PPE किट मैन्युफैक्चरिंग का। उसके बाद जब वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी तो WHO को ये डर था कि इस चीज़ की कमी होगी, और वो एक टाइम पे सिचुएशन आ भी गई थी कि इस चीज़ की हमें बहुत भारी कमी हम लोगों को महसूस होने लगी थी। और PPE किट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं किसी भी कोविड-19 पेशेंट का, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैं बताऊं 27 को ये गाइडलाइंस इशू हुई। उसके बाद और फिर फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ 7 मार्च की। 7 मार्च तक ग्लोबली 1 लाख केसेस क्रॉस हो गए थे, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ केसेस चाइना में ही रजिस्टर्ड हुए थे। उसके बाद 7 मार्च को WHO ने बताया कि 4 अलग अलग फेजेस कैसे कैसे हैं इसके। सबसे पहले तो आता है फर्स्ट फेज, जिसमें कोई केस नहीं है जिस जगह पे। सेकेंड केस स्पोरेडिक केसेस जिसको बोलते हैं। स्पोरेडिक का मतलब होता है फ्रेंड्स धीरे धीरे वो फैल रहा है, मतलब बहुत रेयर केसेस मिल रहे हैं। थर्ड होता है क्लस्टर ऑफ केसेस की, हमें एकदम वो एक जगह से बहुत सारे केसेस आ जाए। और फोर्थ होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जो कि वुहान में हुआ, एक इंसान से दूसरे इंसान में, दूसरे से तीसरे से चौथे, ऐसे एक जगह पे रहने वाले ऑलमोस्ट सब लोग उस वायरस की चपेट में आ जाए, तो वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है उस केस में। अब 11 मार्च को WHO ने इसको एक पेंडेमिक, एक महामारी घोषित कर दिया। और उसके बाद 13 मार्च को WHO के DG ने बताया कि जो कोरोना वायरस का एपिसेंटर है, जो कि अभी तक चाइना था, चाइना के बाद अब वो यूरोप बनता जा रहा है। तो इस तरीके से थी फ्रेंड्स ये हमारे इंडिया के अंदर जब सिचुएशन सीवियर होने लगी, उससे पहले की बात। अब हम अगले वीडियोस में आपको बताएंगे कि इंडिया में कैसे कैसे ये बढ़ा, इंडिया में कैसे कैसे फैला। उसके जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसकी एक पूरी सीरीज लाने जा रहे हैं कि कैसे कैसे इम्पैक्ट हुआ है इस चीज़ का हमारी हर एक चीज़ पर, हर एक कमोडिटी के ऊपर, हमारे एक डेली रूटीन के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना वायरस का। तो हम इसको अगले वीडियोस में आपको बताएंगे। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप अगले वीडियोस भी जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे इसने इम्पैक्ट डाला है हमारी ऑल ओवर कंट्री के ऊपर, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर, हमारी पूरी ह्यूमन मैनकाइंड के ऊपर बहुत अलग तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ा है। चाहे वो इकोनॉमी हो किसी कंट्री की, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, हर चीज़ को इसने बदल के रख दिया है। चाहे वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज़ को बदल के रख दिया है। तो हम आपको धीरे धीरे वो बताएंगे धीरे धीरे हर वीडियोस में कि वो कैसे कैसे वो बदला है। आने वाले टाइम में हमारे कुछ एक वीडियोस इससे रिलेटेड आएंगे, तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप वो वीडियो देखेंगे।